हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपका मैं मैराथन करा रही हूँ, चैप्टर वाइज आपकी चीजें कवर अप कर रही हूँ। 30 मिनट्स में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर बना दिया है क्लास 10th का साइंस का, और सेकंड भी कंप्लीट कर दिया, अपलोड भी हो चुका है चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं? थर्ड चैप्टर, जो कि आपका है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। कोशिश ये है कि इसको जल्दी से जल्दी कवर अप किया जाए, बट ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो लगभग 50 मिनट में कोशिश की जाएगी कि 50 मिनट में आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। इसके दो पार्ट में कर दूंगी। एक पार्ट आपको देखने में थोड़ा सा थकान, लेकिन दो पार्ट आप देख लीजिएगा, टाइम लगभग सेम रहता है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब आपको प्रॉपरली जो चीजें जाननी है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं, आपने क्लास शायद 8th 12th में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिया हुआ है मेटल्स। देखिए, मेटल्स जनरली क्या आपको एग्जाम्पल में दिया है कि मेटल्स क्या है। देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब आप पढ़ते हो। दिस इज मेटल। कैसे पहचानते हैं? तो पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो मेटल्स होते हैं, डेफिनेशन देखिए, ये अपने प्योर स्टेट में इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग करती है। क्या करती है? चमकती है, मतलब शाइनिंग करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। मतलब कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। क्या होते हैं? लस्टरस। ये पहली प्रॉपर्टी आपको मेटल, मतलब इन्होंने कहा कि आप कोई चीज देखिए, अगर वो चमक रही है, उसका सरफेस चमक रहा है, तो वो मेटल है। एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, सब चमकता रहता है प्योर फॉर्म में, बट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, कभी कभी क्या होता है कि जब हम मेटल्स को छोड़ देते हैं, तो आपको पता है मेटल की ऑक्साइड, तो उनका जो साइनिंग है, लश्यर है, वो खो जाता है। तो आगे ये चीज है। दूसरा इन्होंने डिफिनेशन दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि जो मेटल्स हैं आपके, ये सब आपको लर्न नहीं करना है, बट थोड़ा समझ लीजिए। मेटल्स आपके कैसे होते हैं? हार्ड। देखिए, जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये हार्डनेस जो है वो वेरी करती रहती है मेटल टू मेटल। एग्जाम्पल आपको पता है, आयरन। आयरन बहुत हार्ड है, उसके कंपेयर में अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सेम कुछ मेटल्स ऐसे भी आप पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको काट देते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको आप चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हैं। तो अभी ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप मेटल के ऊपर हैमर चलाएंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। थिन शीट में, ऐसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। देखिए लिखा है, जो मेटल्स हैं उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। आपका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, आयरन की शीट्स आती हैं। क्या आती हैं? आयरन की शीट्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और भी है डिजाइन बनाने के लिए गोल्ड, तो जब शीट में फैलाया जाता है। ओके, देखिए लिखा हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। क्यों? अब यही इसी वजह से इनका यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। क्या होता है? ज्वेलरी। क्यों भैया? डिजाइन, जितनी बारीक डिजाइन बनानी चाहिए उसके लिए उतना ही मैलेबल क्या चाहिए? मेटल। तो याद रखिए, गोल्ड और सिल्वर आपने दिया तो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, मेटल्स को वायर के फॉर्म में, थिन वायर्स में भी आप क्या कर सकते हो? फैला सकते हो, वायर्स के भी फॉर्म में। तो अगला यही दिया हुआ है कि उनको आप पीटिए और क्या बना दीजिए? वायर बना दीजिए। क्या करिए? वायर बना दीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, थिन वायर्स में फैलाना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। दिया हुआ है गोल्ड सबसे डक्टाइल है। क्या है? गोल्ड सबसे डक्टाइल। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे मैलिएबल आपका कौन कौन है? आयरन और गोल्ड। और सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। तभी तो गोल्ड की बहुत बारीक ज्वेलरीज बन जाती है। नोज पिन पतली सी वायर होती है, जितना पतला आप चाहो कर सकते हो गोल्ड को। तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, देखिए 1 ग्राम अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो आप उसको कितना 2 किलोमीटर लंबा फैला सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होगा? गोल्ड होगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है, ड्यू टू मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जो मेटल्स होते हैं उनका शेप बदलता रहता है। हमें मतलब हम शेप बदल सकते हैं, हमें जैसी जरूरत हो। क्या हो? हमें जैसे, एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, मुझे गोल्ड की जरूरत है, सिल्वर की, जैसा मुझे जिस डिजाइन का चाहिए हम उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी। अगला मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाई भी थी कि मेटल्स जब कभी भी आप रखोगे बाहर तो हीट करने पे ऑक्साइड बना लेते हैं, एंड सो ऑन, गैसेस भी रिलीज करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक कहानी दी हुई है। कहानी ये है कि जो मेटल्स है, ये देखिए एक्टिविटी आप जरूर देखा करिए। जो मेटल होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है, आप आयरन लेते हो, हीट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर। अभी इनके एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर ये देखिए,
गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के जैसे ये है तो क्या होता है, कुछ नहीं। देखिए अगर आपने लिया एक मेटल ले लिया, इसको आप हीट करते जा रहे हो, तो ये हीट को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, याद रखिएगा। देखिए लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं, मेटेलिक आयंस जो होते हैं फ्रीली अवेलेबल, और वो मूव करते रहते हैं। अगला देखिए सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो देखिए सिल्वर एंड कॉपर। क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यूज करना है नॉर्मल, तो आप किसका यूज करोगे, तो 100% आप किसका यूज करोगे, कॉपर का यूज करोगे। क्यों भाई, सस्ता है यार, सिल्वर बहुत महंगा है। क्या करोगे आप, सिल्वर का बर्तन बनाओगे तो आपके लिए महंगा हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, कॉपर का। जो चीजें सस्ती होती है उन्हीं का हम जनरली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरा दिया है देखिए लेड और मरकरी। क्वेश्चन सीधा, लेड का सिंबल Pb और मरकरी का सिंबल Hg। ये दोनों के दोनों हैं तो मेटल, लेकिन क्या है, पुअर कंडक्टर। क्या है, पुअर कंडक्टर। इवन आपने पढ़ा होगा जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। याद रखिएगा, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, टॉपिक दिया है, हाँ अगर ये हीट का कंडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर्स में भी इनका यूज किया जाएगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी का भी ये क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए लिखा है वायर के रूप में इसका यूज करते हैं, तो याद रखिएगा दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पूछा जाए क्यों होते हैं, तो बस इतना याद रखिएगा, इनके जो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल में वो फ्री होते हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं फ्री आयंस की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला दूसरी चीज है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, पीटोगे आप इनको तो आवाज आएगी ना, तो ये साउंड, इसीलिए इनको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करने पे, अगर कोई हार्ड सब्सटेंस इस पे आप मारोगे तो स्ट्राइक करने से इनका एक साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। तो आपने तीन प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी, पहली मैलिएबल। मैलिएबल होता है थिन शीट। ये क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज रहते हो बहुत ज्यादा। थिन शीट में जब मेटल्स को बनाता है तो मैलिएबल, ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। दूसरा डक्टिलिटी, ये आपका थिन वायर्स में, किसमें, थिन वायर्स में, याद रखिएगा। और तीसरा मैं बताऊं जिसमें कंफ्यूजन आपको है, दैट इज सोनोरस। क्या है, सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूसिंग। क्या है ये, साउंड प्रोड्यूसिंग। और लस्टर्स आप जानते हो। तो ये तीनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है। और जैसा ये पूरा मेटल का पार्ट था, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है नॉन मेटल का है। तो मुझे चीजें ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी आपकी कवर हो रही है और आप लोग देख रहे हो, तो थोड़ा सा पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी आप तुरंत या हमें कुछ करना है, बट कोशिश करिए कि अगर कर सकते हैं तो करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की। किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो देखिए अब नॉन मेटल बिल्कुल आप उल्टा पढ़ जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर देख लीजिए, क्योंकि पहले तो आपका यही कंफ्यूजन है कि नॉन मेटल कौन है, मेटल कौन है। आप में देखिए नॉन मेटल दिया हुआ है क्या, दैट इज कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर नॉन मेटल्स। और जनरली ये नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, आप ये मान के चलिए लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। लेकिन आप में दिया हुआ है केवल, सॉरी, ये लिक्विड नहीं होते, गैस होते हैं। कैसे होते हैं ये, जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं, या फिर सॉलिड होंगे, सॉलिड या फिर गैस। बस एक ब्रोमीन ऐसा है, कौन है, ब्रोमीन, ये आप में दिया हुआ है, ये लिक्विड होता है बस। मतलब कि आपको एक बात याद रखना है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे होंगे, या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या तो गैसेस स्टेट में। बट आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वो कैसा होता है, लिक्विड। याद रखिएगा, आगे है भी, अभी आपका डाटा निकलेगा, ओके। चलिए इन्होंने कहा है पहचानो, ये सब एक्टिविटी दी है, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, ये सब दिया हुआ है, चेक करो इसमें कौन कौन क्या कर रहा है, इसको लिखिए आप। तो ठीक है, सब नॉन मेटल है, आप चेक करिए। याद रखिएगा नॉन मेटल बिल्कुल आपको क्या पढ़ना है, मेटल के एक्सेप्शंस के फॉर्म में। तो चलिए पहले यहां देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इन एक्सेप्शंस को आप पक्का पढ़ के जाइए। और मैं बोल दे रही हूं बोर्ड
2024 प्लीज उसके लिए आप ये पार्ट जरूर पढ़ लें, चाहे उस चैप्टर को ऊपर छोड़ दें। तो देखिएगा कुछ एक्सेप्शन में आपको पता है सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड। कैसे होते हैं, सॉलिड। एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी कैसा होता है, आपका कहीं लिखा नहीं है बट लिक्विड। कैसी होती है, लिक्विड, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सब के सब क्या होंगे, सब के सब सॉलिड होंगे, लेकिन मरकरी क्या है, लिक्विड है। और ये जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मैंने पहले बताया। एक्सेप्शन है सीजियम और गैलियम, दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या है इनके पास, बहुत कम इनका, मतलब इनको आप थोड़ा सा भी हीट करोगे ये मेल्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, मेल्ट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप इनको हथेली में रखिए तब भी ये मेल्ट हो जाएंगे, ऐसा हमारे का, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट होने लगते हैं। अगला आपको मैंने बताया था कि आयोडीन, आयोडीन अभी मैंने बताया, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इसके अंदर शाइनिंग होती है। आपको बताया था ना कि मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती, बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या है, शाइनिंग है, याद रखिएगा। अगली चीज, जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल है कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप आप आगे पढ़ोगे भी। कौन कौन सा, डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा बकमेस्टर फ्लोरीन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ। कार्बन के 3 एलोट्रॉप, आपको पहला पता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है बकमेस्टर फुलरीन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, और अच्छा ये तीनों एलोट्रॉप लिखे हुए हैं, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। अब पता है आपको तीनों में बहुत तगड़ा सा कंट्रास्ट है। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो डायमंड होता है दैट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, दोनों का दोनों हाई। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, पहली बात तो सॉफ्ट होता है, ये देखिए एकदम कंट्रास्ट है, और दूसरा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट इन्होंने कहा अल्कली मेटल। अब ये अल्कली मेटल कौन है, सिंपल जो पानी में घुल के बेस बनाए उन्हें अल्कली मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा, पानी में घुलने के बाद बेस बनाए। तो याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अल्कली मेटल्स के एग्जाम्पल है, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। इनका जो डेंसिटी होती है लो होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था, आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला फिर आएगी प्रॉपर्टीज। क्या आएगी, प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको थोड़ा सा शायद इसके पिछले जब मैंने एसिड बेस पढ़ाया है उसमें मैंने कवर किया है, अगर आप देखिए सीरीज के साथ तो आपको समझ में आएगा। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक। जबकि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक, ये मैंने बताया था। और जो इन दोनों के बीच में आए उन्हें हम क्या बोलते थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या करना है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लिख डालिए आंसर, आपको आता होगा। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैंने आपको पहले बताया, सिंपल सा देखते जाइए। केमिकल प्रॉपर्टी, अब आपको रिएक्शन कराना है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, सल्फर से रिएक्शन, जिससे भी रिएक्शन हो, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आपका कि आप इसको बर्न कर रहे हैं एयर। एयर का मतलब है आपका ऑक्सीजन। कभी भी एयर आ जाए आपकी, देखिए अगर एयर आ जाए तो एयर का मतलब O2 की प्रेजेंस में, तो आपको पता है मेटल्स की भी क्या बनेगी, ऑक्साइड, और नॉन मेटल की मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन तो मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखिए, कॉपर प्लस O2 क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। सेम एल्यूमिनियम प्लस O2 क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैंने अभी आपको एक बात बताया, अब यहीं पे वो तीसरी बात है। पहली बात तो ये मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कहा आपसे कि जो मेटल की ऑक्साइड होगी वो आपकी बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक। जबकि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होगी वो आपकी एसिडिक होती है, ठीक। इनके बीच में आती है जो बेसिक भी हो और एसिडिक भी हो, दोनों बिहेवियर शो करे। जब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे तो ऐसे को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा, मतलब कि वो ऑक्साइड, जैसे मैं हूं, मैं एम्फोटेरिक अगर हूं तो मेरे पास एसिड आएगा तो मैं बेस की तरह बिहेव करूंगी, अगर मेरे पास बेस आएगा तो मैं एसिड की तरह बिहेव करूंगी। मतलब कि वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्ट कर जाती है उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। और ये क्वेश्चन आया था अभी 23 में आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रही हूँ, देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए।
वो मेटल की ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करती है बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रटे रहिए रटे रहिए। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिखाया है इन्होंने, आपसे रिएक्शन भी पूछी जाती है, तो चलिए देखिए रिएक्शन क्या लिखा, देखिए Al2O3 है, ये कैसी एम्फोटेरिक, कैसी है एम्फोटेरिक। ओके, देखिए एसिड से भी रिएक्ट कर रही है तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। दूसरा इसने NaOH बेस से भी किया, ये बेस है, ये क्या है एसिड है, एसिड से रिएक्ट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेस से किया तो सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी बना रहा है। याद रखिएगा ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे और सारी की सारी जो मेटल्स की ऑक्साइड हैं, मैंने क्या कहा आपसे, सारी की सारी जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। चलिए देखिए इधर, ये देखिए आपका सोडियम ऑक्साइड है, पानी में मिलाया तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, बेस, क्या दे रही है, बेस, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। सेम K2O, पानी मिलाया KOH, बेस दे रही है, तो ये दीज आर एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल्स की जो ऑक्साइड होंगी वो बेसिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होंगी, एसिडिक इन नेचर। ओके, चलिए कुछ यहाँ पे दिया है कहानी कि आप देख लीजिए कैसे रिएक्शन होता है। तो देखिए आपको पता है कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो एयर में रखने पे अचानक से बहुत तेज रिएक्शन कर जाते हैं, तो उनको बचा के रखना पड़ता है, मतलब आप उनको डायरेक्ट नहीं, वो जलने लगेंगे, एयर में जलने लगेंगे तो आग लगने का चांस हो जाएगा ना, कहीं पे भी याद रखिएगा, तो फायर होने के मतलब फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कुछ ऑक्साइड्स उनको उठा करके हम बचा के रखते हैं केरोसिन ऑयल में। किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। उसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए और इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल, मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, नोट डाउन कर लीजिए, पोटेशियम और सोडियम ये अल्कली मेटल्स हैं, इनको अगर आप ऐसे एयर में ओपन में रख दिया तो ये क्या कर लेंगे, फायर लग जाएगी। तो इसको बचाने के लिए इनको कहाँ रखा जाता है, जब आप पढ़ेंगे तो इसको प्रेजेंट बचाने के लिए इनको सिंपली केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, उसमें तैरते रहते हैं, इनको डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, सेम दूसरी जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उनका मतलब क्या कहते हैं, आपने पढ़ा था कोरोजन, क्या पढ़ा था, कोरोजन, वो खराब हो जाती हैं, कोरोजन से खराब हो जाती हैं। तो उनको भी बचाने के लिए आपके पास देखिए बहुत सारे तरीके हैं, पेंट लगा देते हैं हम लोग, आपने देखा होगा लोहे पे पेंट लगा देते हैं, या फिर एक नया शब्द है गैल्वेनाइजेशन, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है ये गैल्वेनाइजेशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे, आएगा जरूर। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे आप सोना पहनते हो, सोना कभी खराब नहीं होता, सिल्वर, तो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए एग्जांपल पूछा गया क्वेश्चन है सिल्वर और गोल्ड, एक आप और जोड़ लीजिएगा प्लैटिनम, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, ये सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं चाहे जितना टेम्परेचर हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कॉपर ऑक्साइड का कलर थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक कलर होता है, तो थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान रखिए, इसमें बहुत कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इनको बचाने के लिए मैंने क्या कहा, आप किसी में भी अच्छे से रख दीजिए प्रॉपरली। तो आगे भी है दिया हुआ है कि कैसे हम बचाएंगे, आगे पढ़ेंगे कोरोजन से कैसे बचना है, तो ये दिया हुआ है। अच्छा अब बात ये आई कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो एयर में जल जा रहे हैं, कुछ एयर में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो जो जल्दी रिएक्शन कर जा रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नॉर्मल है, जो वो रिएक्टिव नहीं उन्हें इनर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनर्ट। और जो बीच में है उनके बीच में मतलब कर भी रहे हैं रिएक्शन, तो उन्हें हम बोलेंगे लो रिएक्टिव, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं। याद रखिएगा 3 कैटेगरी आएगी, अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। मैंने आपको बताया ना, अगर कभी भी मेटल पानी से रिएक्ट करेगा तो हमेशा मेटल की ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में देख लीजिएगा बेस बनेगा डायरेक्ट। तभी मैंने अभी बताया था कि जब आप इसको पानी में भी रखोगे तो आग पकड़ लेता है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए मैंने आपको बताया कि मेटल को अगर आप किससे रिएक्ट कराओगे, वाटर से, तो मेटल की ऑक्साइड बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बात कंफर्म है एकदम। फिर बाद में मेटल ऑक्साइड मतलब कि बेस बनेगा बाद में। लेकिन देखिए सोडियम और पोटेशियम डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, और आग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बेस का डायरेक्ट, और हीट एनर्जी। तो याद रखिएगा इनको डायरेक्ट पानी में भी नहीं रखना चाहिए, इनको कहाँ बचा के रखना चाहिए, केरोसिन ऑयल में। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर देखिए अगला, फिर कैल्शियम का रिएक्शन किससे हुआ, हॉट वाटर से, मतलब पानी है लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी है, तो ये आसानी से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक चीजें होती हैं,
क्यों? क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज होगी। ओके, चलिए देखिए कहा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जैसे आप पानी में डाल दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा काफी दिनों बाद। तो देखिए एग्जाम्पल आप ले लो वो चीजें जैसे एल्यूमिनियम और आयरन। भैया एल्यूमिनियम का बर्तन आप लोग लाते हो, पानी से धुलते भी हो, जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन अगर गर्म पानी से उसको करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। तो याद रखिएगा, देखिए एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो हॉट वाटर मतलब गैसेस स्टेट में एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए लिखा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कोल्ड वाटर से नहीं, हॉट वाटर से भी नहीं करते हैं, सीधे किससे करते हैं? स्टीम से करते हैं। स्टीम से, हॉट वाटर से भी नहीं, मतलब खराब नहीं होता, टाइम लग जाता है, स्टीम से करते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन बनती है, कुछ नहीं, आपको पता है एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम आयरन प्लस वाटर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा, और आयरन की ऑक्साइड। अगला जो नहीं करते हैं, ये तो मैंने पहले बताया, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको आप इनर्ट बोलो। आप इतना याद रखो इनर्ट है ये, मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, चलिए एसिड से फिर अभी पहले ही चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि जब एसिड से मेटल का रिएक्शन होता तो सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये सब दिया हुआ है कैसे रिएक्शन होगा, आप कराइए। एक टर्म दिया है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तब नहीं इवॉल्व होती है जब मेटल रिएक्ट करता है HNO3 से। ये अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड आपका क्या होता है? HNO3, ये पूछा गया क्यों? क्योंकि जो HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। तो ये H2 को ऑक्साइड करा देता है किसमें? वाटर में। H2 किसमें बदल जाता है? वाटर में। मतलब कि अगर आपने कोई मेटल लिया है और उसका रिएक्शन HNO3 से कराया है तो यहाँ पे H2 नहीं मिलेगा, सीधे किसमें मिल जाएगा? H2O में, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ में कुछ गैसेस मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? गैसेस। कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी? देखिए N2O, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा NO और तीसरा है NO2, सारी नाइट्रोजन की गैस है। ठीक है, इसी को आप लाफिंग गैस भी बोलते हो, लाफिंग गैस, क्यों? हंसने वाली, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम। और जिसने जिसने आपने क्या कहते हैं, कौन सी मूवी आई थी, हाउसफुल पार्ट 1, उसमें क्लाइमेक्स में यही गैस रिलीज हो गई थी, N2O, तो वहां पे हंस रहे थे सब लोग। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन की जगह क्या निकालेगा वो? वाटर। हाँ, बस मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो याद रखिएगा। चलिए रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर दिया हुआ, उसको देख लीजिए आप बस। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये लोग को हमेशा एसिड चाहिए होगा, तभी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बबल्स नहीं आएंगे। ओके, हाइड्रोजन के। अगला है आपका कि मेटल अगर किसी भी रिएक्शन से करते हैं जो मेटल से के सॉल्ट से करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, फिर क्या बनेगा? ए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आपने देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हाँ, एक चीज मैंने और बताया था कि जो डिस्प्लेस करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आप जो नीचे बढ़ोगे तो कम रिएक्टिव होंगे वो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। आप निमोनिक्स चाहते हो तो इसका अलग वीडियो बना देगा। हाँ, सबसे लीस्ट रिएक्टिव देख लीजिए, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने आपको बताया इनर्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। ये बात आप दिमाग में अपने रखिएगा पक्का। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है। अब अगला है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। बेटा मेटल्स और नॉन मेटल हमेशा रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, यही हेडिंग है। तो देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ ना करिएगा बेटा, ये देखिए मेटल और ये क्या है? नॉन मेटल। तो एक बात आप मेरी बहुत ध्यान सुनिएगा, क्लास 10। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपको पता हो शायद कि मेटल्स जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट, ऐसा बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। क्या करते हैं? लॉस करते हैं। ठीक है, यही बात आपको समझनी है। जबकि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होंगे आपके, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन। याद रखिएगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट से आपका काम हो जाएगा, मतलब कि एक काम आपको करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि ये कितना लॉस करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, ये तब तक लॉस करेंगे जब तक कि इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना बचे। क्या ना बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये तब तक लेंगे जब तक इनके आउटर शेल में क्या ना हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ क्लास 10 तक है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल की कोई लोचा नहीं है, वरना ये कहानी 18 में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा,
मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या करने के लिए, आउटर शेल में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एड करने के लिए। सेम नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में बनाने के लिए। बस ये अगर हो गया तो जान लीजिए वो जो भी मेटल्स होंगे या नॉन मेटल वो स्टेबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्टेबल। और एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने जितना, मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो जितना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा या एक्सेप्टेंस होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड। एक चलते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक एग्जांपल लेकर के, फिर आप ब्लैक कलर हटा देती हूँ क्योंकि ये इसी का कलर है और इसी में छिप जा रहा है। तो हम लोग लेते हैं आज पिंक कलर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आप में जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है सोडियम, ठीक है, आपको पता है सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। सेम दूसरा आपका दिया है क्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल है, सबको पता है, बेसिक सी बात है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है बेटा, जबकि क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, क्लास 9 में सिखाया गया था 281, यही तो हुआ, देखिए क्या हो गया, 281। सेम यहाँ पे आप देख लीजिए क्लोरीन का 2, 8 और 7। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, क्या हो रहा है बेटा, ध्यान सुनिएगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं ना, इसके आउटर शेल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसको करना है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जो Na है, मैं यहां लिख दे रही हूं बड़ा सा, Na है, इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये किस में बन गया, Na प्लस में, और साथ में इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। सही बात है ना, एकदम, देखिए क्या बन गया, Na प्लस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस का चार्ज बनता है, ठीक है। अब सेम चीज आप यहाँ देखो, 287, क्लोरीन के पास कितना आउटर शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 करना है, कितना करना है, 8 करना है, तो वो इसी का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ले लेगा, ठीक है। तो देखिए अगर क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन प्लस किया, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। आपको पता है Cl माइनस, अब जब आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 कहानी बन गई, एक तो आपका बन के आ गया Na प्लस में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे टोटल 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं आउटर शेल में। जबकि आप यहाँ क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसके पास क्या हो गया, 2, 8 और 8, देखिए आउटर शेल कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये दोनों स्टेबल हैं, यही तो मैंने आपको बताया था ना, स्टेबिलिटी का रूल क्या कहता है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल, देखिए ये भी स्टेबल। और इन्होंने शेयरिंग कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो जिसने जिसको शेयर किया है वो बॉन्ड का डायरेक्शन, यानी कि आप जब NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हो तो देखिए ये प्लस करते हो, ये Cl माइनस, यहां से ऐसे बना देते हो, यही आपका NaCl, ऐसा बनाते हो आप, ठीक। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जो चीज मैंने आपको बताई है वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला इन्होंने। जो सोडियम है, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, सही बात है, मैंने आपको बताया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कहां से, एम सेल से। एम सेल अब आप देखिए थोड़ा 9th क्लास आपने पढ़ा था, मैं बता दे रही हूँ कि जब आपने पढ़ा था एटम तो उसकी शेल्स पढ़ी थी, शेल्स में सबसे पहली शेल क्या थी, के, फिर एल, फिर एम। तो आपने भी जब सोडियम का लिखा था बेटा, तो सोडियम में यहाँ कितना था, 2, फिर 8, 1। एम शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हो रहा है, एम सेल से, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज कर रहा है बेटा, एम सेल से, कहां से, एम सेल से। देन इट्स एल सेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल, यही तो बात बताइए, अगर मान लो ये एम वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो ये ऑर्बिटल खत्म, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी बनेगी, एल वाली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो देखिए यही बात बोला है, क्लियर। अब बोला है जो न्यूक्लियस है उसके पास कितने प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 11 ही रहेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। आप ऐसे देखो, मेरी बात थोड़ा सा और सुनो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, सही। एटॉमिक नंबर में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी क्या होगा, 11। अब ये बताओ आपने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, और प्रोटॉन कितना है, 11। वही बात इन्होंने लिख रखी है कि आपका प्रोटॉन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 11 होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्या आएगा, प्लस। अब भाई प्रोटॉन ज्यादा है ना, प्रोटॉन अपना चार्ज दिखाएगा कि नहीं, इस पे क्या आ गया, प्लस। जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जो भी अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। सेम जो मैंने आपको बात बताई है ना बेटा, वही सेम बात ये है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, सोडियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 8 इलेक्ट्रॉन 17 की जगह क्या हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन, जिसलिए इस पे क्या आता है Cl माइनस, एनायन क्या आता है Cl माइनस। देखिए कुछ ऐसा ही तो मैंने आपको बताया था ना, देखिए Na से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ Cl माइनस, यही बना ना। अब देखिए Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बनाने को आता है। अच्छा एक चीज और, जो अलग इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप एक काम करिए, मान लीजिए एक मेटल है एक नॉन मेटल, मैंने आपको क्या बताया, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट के फॉर्म में दिखा लीजिए, जितना भी आपके पास है डॉट के फॉर्म में दिखा लीजिए, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल है उनका क्रॉस दिखा लीजिए, तो इससे आसानी रहेगी। जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, जैसे आपके पास एग्जांपल मान लीजिए मैं सोडियम का बनाती हूँ यहाँ सपोज करके, तो ये सोडियम था, ठीक है। सोडियम के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में आपने पढ़ा आउटर का ही बनाइएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। सेम क्लोरीन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 बना लीजिए, ये 7 बन गया कि नहीं। अब आपको पता है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दे दिया है, तो ये दे दिया, तो जो कंपाउंड बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, उठा के रख लीजिए, ये देखिए Na प्लस और Cl माइनस, इस पे प्लस बना दीजिए, तो एकदम आसान है। और हाँ एक चीज और, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। याद रखिएगा जहां इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको भी आएगा बनाने के लिए, आयोनिक स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा फोर्स होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों होगा, सुनिएगा ध्यान से। आपने पढ़ा मेटल पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, नॉन मेटल पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, रीजन दिया है, देखिए सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट टू अपोजिटली चार्ज आयन। कभी भी ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं आता, ये अपोजिट चार्ज के फॉर्म में ऐसे आता है। देखिए Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस, फिर आगे Na प्लस, ऐसे ग्रुप में ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से केटायन एनायन से घिरे रहते हैं, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी, अब एक एग्जांपल और दिया है, तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम का। अब मैं बना के आपको दिखाती हूँ, बस आप करते जाओ, कॉपी ले लो, आप करो एकदम उठा करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है। आउटर शेल की हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, आउटर, तो Mg, कलर थोड़ा सा चेंज करूंगी ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म, ओके। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्शन है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे हो गया, इसके में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना आपके, हो गए ना। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इसको दे देगा, इसको दे दिया इसने, एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया बताइए, Mg+2 बन गया कि नहीं बन गया। और क्लोरीन की हालत क्या हो गई, देखिए ये तो रहेगा जो रहेगा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, देखिए इसका शेयर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको आप ब्रैकेट में दिखा दो, ये दो क्लोरीन दिखा दो, तो ऐसा क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन एक साथ कर देते हैं। इन्होंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्या लिख दिया, Mg+2 Cl, सेम स्ट्रक्चर, इसको ब्रैकेट में करके 2 कर दिया। आपने पढ़ा भी है कि जब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 क्रॉस कर देते, क्या बना था, MgCl2। तो ये तो हो गया, आप कंपाउंड तो बना लोगे बेटा, लेकिन जब आपसे कहेगा स्ट्रक्चर बनाओ ना, क्या बोलेगा, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाओ, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग ट्राई करिए। अच्छा मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आप बनाइएगा Al2O3, ट्राई करिएगा, आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हेडेक ना लीजिएगा, ट्राई करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए वही मैंने क्या कहा, इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ डेफिनेशन डायरेक्ट आया हुआ है, डेफिनेशन डायरेक्ट आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखा हुआ है,
द कंपाउंड्स, पढ़िए, विच मैनर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड, इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। सही, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और, इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन। आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन। तो Mg क्या होगा? कैटायन, और Cl क्या होगा? एनायन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। क्या दिया है? प्रॉपर्टीज। तो हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं, चलिए एक ही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं क्यों। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज में, पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई बेटा, कि इनके बीच में जो फोर्स होता है, पहली बात ये सॉलिड होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, ये बहुत ही ब्रिटल हार्ड होते हैं, इनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे, अगर आप करोगे भी तो ये टूट जाएंगे। आपको पता है, एग्जांपल ले लो, आप नमक ले लो, खड़ा नमक, खड़ा लीजिएगा, पिसा हुआ मत ले लीजिएगा। आप क्या करोगे उसको, ठीक है, जब आप हैमर करोगे तो फूट जाएगा बेटा, तो टूट जाएगा, लेकिन क्या अपना शेप नहीं बदलेगा। दूसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबकी हाई होती है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर रीजन पूछा जाए क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या है बेटा? एक प्लस चार्ज मान लो और एक नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा था अपोजिट चार्ज बहुत तगड़ा अट्रैक्शन शो करते हैं, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इसी वजह से ये आसानी से ना मेल्ट होते हैं ना बॉयल होते हैं। अगला बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, आपने नमक देखो, नमक आपने देखा है ना, नमक पानी में घुलता है कि नहीं? तो एक शब्द होता है, ये जनरली पानी में तो सॉल्युबल है, आपके में जो लिखा है उतना पढ़ो, जितना किसमें? पानी में। लेकिन क्या आप नमक कभी तेल में डाल दो तो क्या घुलता है? नहीं घुलता है ना। तो याद रखिएगा, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलेगा। अच्छा, अब हम इसको इरेज करेंगे, क्योंकि जो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ध्यान सुनिएगा। पहली बात, कभी भी अगर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज है, सॉलिड कंपाउंड है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर याद रखिएगा वो मेल्ट फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया है? मेल्ट है, फ्यूज्ड है, फ्यूज मतलब पिघला हुआ, या फिर एक्वस है। क्या है? एक्वस। इन तीनों कंडीशन में अगर आपका आयनिक कंपाउंड है, क्या है? आयनिक कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, याद रखिएगा, बस इतना। क्यों होता है? रीजन सुनो। सॉलिड वाले आयंस नहीं बनाते, मैं यहाँ लिख रही हूँ सॉलिड वाले आयंस। जैसे देखिए, आपके पास सॉलिड नमक है, तो क्या वो आयंस में टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना, वो NaCl ही रहेगा। तो ना Na प्लस बनता है ना Cl माइनस, मतलब आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये इजिली किसमें टूट जाएगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। सेम पानी में रहेगा तब भी किसमें टूट जाएगा? Na प्लस में और Cl माइनस। मतलब जब ये मेल्ट फॉर्म में रहेगा, फ्यूज्ड या एक्वस किसी भी स्टेट में रहेगा, तो ये आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और वही आयंस क्या करेंगे? मोशन करेंगे। आयन जब मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं, वही लिखा हुआ होगा, पढ़िएगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ठीक है, बेसिक बात है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, ठीक है, इसीलिए मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नो डाउट। लेकिन देखिए क्या लिखा है? इन सॉलिड स्टेट, ये पूछा गया क्वेश्चन, in solid state do not conduct electricity because movement of ion is solid is not possible due to their rigid structure। इसका रीजन भी पूछा गया है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब आयंस में नहीं टूटेगा, उसका रिजिड स्ट्रक्चर है, तो टूटेगा नहीं, तो आगे क्या कहते हैं, ये आयंस बनेंगे ही नहीं, तो कहाँ से कंडक्टिविटी आप कराओगे? नहीं पॉसिबल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोल्टेन में पॉसिबल है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपकी समरी, मोल्टेन में, एक्वस में, फ्यूज्ड में पॉसिबल है, क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा मैम एकदम सीरियस पढ़ाती रहती है, बेटा कभी सीरियस भी पढ़ के देखो यार, बहुत मजा आएगा। बीच में क्या मैं गाना गाऊं, आई चिकनी चमेली लाइक, नहीं कर सकती ना, बिकॉज मैंने कहा टाइम बहुत कम है। आप कभी कभी चीजों को पढ़ने की कोशिश करो बेटा, आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। इसके 3 पार्ट मैंने कहा था बनाऊंगी, पहला मैंने अपलोड कर दिया, दूसरा मैं बना रही हूँ, और इवन थोड़ा सा इसलिए आपको लग रहा होगा मैं जस्ट सो के उठ के आई हूँ, बस बनाने ही लगी हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सारे वीडियो शाम में बना रही थी, अभी मैं एकदम मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और हाँ, अभी हो सकता है इसको मैं वापस रिपीट कराऊँ, चीजें कराऊँ, तो एक बार बस बहुत डिटेल पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी है ना, अगर आपको डिटेल नहीं बताया तो क्या करोगे यार, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स। भैया सीधी सी बात है, आपने पढ़ लिया मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे आयंस, मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि मेटल पाए कहाँ जाते हैं।
कहाँ होंगे मेटल्स? सबसे अच्छा ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है, मेटल्स हमेशा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है ना, मेटल पाया जाता है। तो बस वही चीज आपको देख लीजिए, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, क्या उसमें कहानी बनाई जाए, कौन कौन से, जैसे समुद्र में, सी वाटर में कौन कौन सा नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अब कुछ दिया हुआ आप में क्वेश्चन था ओर और मिनरल, याद रखिएगा, अभी मैं बताती हूँ। ओर और मिनरल, मिनरल क्या होता है? जो नेचुरली अकरिंग अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को मिनरल बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 23 में या 22 में आया हुआ कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो नेचुरली एलिमेंट्स है कंपाउंड अर्थ में क्रस्ट में पाए जाते हैं मेटल्स के, उन्हीं को मिनरल बोलते हैं। जबकि कहीं पे अगर किसी भी, अब देखिए किसी भी मिनरल में अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर कहीं भी एक मिनरल आपने ले लिया, उसमें कोई एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट बहुत ज्यादा, तो उसको उसी का ओर कह देते हैं। क्या कहते हैं? ओर। तो देखिए लिखा हुआ है, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। जैसे किसी में मान लीजिए पोटेशियम ज्यादा है, किसी में एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो जब पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा तो उसको हम यूज करते हैं उस मिनरल को, उस एलिमेंट को निकालने के लिए, उसी को हम बोलते हैं ओर्स। क्या कहते हैं? ओर्स। याद रखेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि आपका काम है ओर और मिनरल में डिफरेंस लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब कैसे आप निकालोगे मेटल्स? तो आपको ये तो पता चल गया कि अर्थ में ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, अब आपकी बात है निकालने की। तो देखिए, मेटल को निकालने के लिए इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी इन्होंने जो रखी है, मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। कौन से? बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्टिव और तीसरा नॉन रिएक्टिव, ठीक है। 3 कैटेगरी में आप करो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप स्टार्ट करिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। सही, कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, किसके फॉर्म में? सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में। अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे आपको रिएक्शंस करना पड़ेगा, मैं आगे रिएक्शन से समझाऊंगी। तो आप एक बात करो, सबसे पहले जब ओर निकालते हैं तो उसका तरीका होता है ओर को कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट मतलब जो जिस ओर में जो ज्यादा है उसको इकट्ठा कर लो पहले। तो ये तो कहानी दी हुई है कि क्या ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखिए 3 कैटेगरी में कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए लिखा है ना, रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो मेटल्स है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो सबसे कम रिएक्टिव है, मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी मतलब थोड़ा मीडियम में है, और मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। अब इन्हीं तीनों का अपनी अपनी टेक्निक होगी, मतलब इसकी अपनी टेक्निक है, इसकी अपनी टेक्निक है, इसकी अपनी, इन सब का यूज करेंगे हम, काम करेंगे। तो देखिए इधर लिखा है जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, ये सब क्या है? हाईली रिएक्टिव। मैं इधर बता रही हूँ सबका इंपॉर्टेंट है, ये हाईली रिएक्टिव है, इनका आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लो। क्या करा लो? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। दूसरा, जो मीडियम में आते हैं उनका आप क्या करा दो? रिडक्शन कार्बन से। और जो फ्री है, फ्री ही पड़े रहेंगे, वो फ्री ही रहेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए तरीका, ये जो आपका फ्लो चार्ट दिया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप तरीका सीखो कैसे आपको काम करना है। तो चलिए बात करते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया ओर। क्या आप सबसे पहले मिनरल से क्या बनाओगे? ओर, ठीक है, बना लिया। इस ओर को आप इकट्ठा करोगे, कंसंट्रेट करोगे। क्या करोगे? कंसंट्रेट। फिर इनको 3 कैटेगरी, कौन सी? हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। मैंने आपको बताया जो हाई रिएक्टिव है इलेक्ट्रोलिसिस अभी मैंने बताया। अब बात आती है मीडियम और लो वाले में। तो याद करिएगा जो मीडियम होते हैं, मीडियम में 2 कंडीशन होती है, 2 ओर्स पॉसिबल है। एक कार्बोनेट ओर। अब कार्बोनेट ओर कैसे आप पहचानोगे? तो उसमें याद रखिएगा CO3 का होगा, जरूर CO3 होगा। सल्फाइड में आपका सल्फर होगा। क्या होगा? सल्फर होगा। तो इससे आप पहचान लोगे ओर, ठीक है। अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनिए। एक टर्म है कि जैसे आपने पढ़ा था, मान लीजिए एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपको पता है ये कौन सी ओर हो गई बेटा? दिस इज कार्बोनेट ओर हो गई ना। इसको क्या करना है? सिंपली आपको हीट कर देना है। क्या करना है? हीट करना है, ठीक है। जब आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2 बन गया कि नहीं बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आप रटते आ रहे हो। तो देखो आप इसको सिंपली हीट कर रहे हो तो ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का फर्दर क्या करा देंगे हम? रिडक्शन। क्या कराएंगे? रिडक्शन। तो यहाँ से कैल्शियम मिल जाएगा प्योर। मतलब मेरी बात समझ में आई? क्या करना है आपको? कोई भी कार्बोनेट ओर है तो उसको सिंपली हीट कर देना है, तो आपका ऑक्साइड बनेगा, और फर्दर जो ऑक्साइड होगा उसका रिडक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आपका मेटल मिल जाएगा जो चाहिए। तो सुनिए, अगर किसी चीज को हम सिंपली हीट करते हैं, सिंपल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अगर किसी कार्बोनेट को, किसी चीज को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ
O2 क्या है यहाँ पे, एब्सेंस है, कोई खास जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। मतलब कि अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। अब इसी का भाई है रोस्टिंग। देखिए क्या होता है, रोस्टिंग में क्या है, सल्फाइड ओर है। क्या है, सल्फाइड ओर। तो हम क्या काम करते हैं, इसको इरेज करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपके पास लेड सल्फाइड है। क्या है, लेड सल्फाइड है। अब आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, O2 की प्रेजेंस में हीट करोगे। तो ये आपका लेड ऑक्साइड बनेगा और प्लस साथ में SO2 गैस। फिर फर्दर इसका क्या करा देंगे हम, रिडक्शन जैसे कराते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसकी ऑक्साइड और गैस मिलती है SO2, जिसे हम बोलते हैं इस फिनोमेना को रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो बस इतना याद रखिए, कार्बोनेट ओर के लिए आप कैल्सिनेशन कराओगे, जबकि सल्फाइड ओर के लिए आप क्या कराओगे, रोस्टिंग कराओगे। क्या कराओगे, रोस्टिंग। अभी आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ मैं रुकी हूँ, ये फ्लो चार्ट आप लोग निकल लेते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए फिर आगे फर्दर वही बात इन्होंने बोला है, देखिए जो मैंने बताया, कैल्सिनेशन, फिर ऑक्साइड मिल जाएगी, फिर रिडक्शन करा देंगे, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। सेम जो लो रिएक्टिव है उनका केवल और केवल क्या बनता है, सल्फाइड ओर। क्या मिलेगा, केवल और केवल सल्फाइड ओर। तो आपको पता है सल्फाइड ओर का हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इतना याद रखिएगा। मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब उसको प्योरीफाई करना। क्या करना, प्योरीफाई। तो ये आपका फिनोमेना। अब आप में एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो बेसिक्स था, लिखा हुआ है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। कैसे आप ओर्स को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। तो आपने अभी एक चीज पढ़ा था, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। आपने पढ़ा था मिनरल। क्या पढ़ा था, मिनरल। ठीक है, आपने पढ़ा मिनरल, राइट। आपने कहा था मिनरल जो होता है नेचुरली अर्थ क्रस्ट से जो आपने सब्सटेंस निकाल लिया, उसी को आप मिनरल बोलते थे। अब आपको पता है, अगर किसी मिनरल में कोई एक एलिमेंट बहुत रिच है, हमें वही निकालना है। ठीक है, एक एलिमेंट बहुत ज्यादा रिच है, उसको निकालना है, तो जो इकट्ठा करोगे आप, उसे आप ओर बोलते थे। तो याद रखिएगा, उस ओर में एक जो मिनरल होगा, कोई एक मिनरल जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी तो होंगे, कम अमाउंट में भी तो मिनरल्स होंगे। तो जो मिनरल्स क्या बोल सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उन्हें हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग्यू जो होता है दैट इज इम्प्योरिटी। देखिए ध्यान से पढ़िए, जो और निकाली गई अर्थ से है, उसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सॉइल, सैंड, मेटल्स भी हो सकते हैं, अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैंग्यू। क्या बोलते हैं, गैंग्यू। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि एक आपके पास और है एल्यूमिनियम की, तो उसमें एल्यूमिनियम तो होगा, उसकी हमें जरूरत है, तो वो तो प्योर हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ और, मान लो थोड़े से अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट है, या थोड़े से अमाउंट में कुछ भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैंग्यू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या करना है आपको साफ साफ पता है, किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको इंप्योरिटीज पहले अलग करनी पड़ेगी। इंप्योरिटीज क्या करनी पड़ेगी, अलग करनी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे हम, इस एल्यूमिनियम की ओर में से ये जो इंप्योरिटीज है, मतलब गैंग है, उनको हटाएंगे। तो देखिए लिखा, जो इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्या, मेटल को निकालने से पहले। तो याद रखिएगा, हमेशा सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, जो रिमूविंग होगी किसका, गैंग का। गैंग को निकालना है किसके बेसिस पे, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एल्यूमिनियम की ओर मैंने दिया, और यहाँ पे कैल्शियम है। आपको पता है कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, आप क्या कर दो, ऑक्सीजन दे दो, तो कैल्शियम को लेके भाग जाएगा। मतलब चाहे आप फिजिकल टेक्निक लाइक बीन के गिट्टी पत्थर अलग करना, जो भी आप स्टोरी बनाते हो, जो भी कहानी करते हो, तो फिजिकली भी आप अलग कर सकते हो, केमिकली भी। आप उनको क्या करोगे, पहले सेपरेट करोगे, फिर आप उसका क्या करोगे, आगे ले जाओगे, कहाँ से आपको रिएक्शन करानी है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। किसका पार्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। इसमें बस एक चीज याद रख लीजिएगा, गैंग क्या होता है और इसको कैसे हटाते हैं। हटाने के लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही यूज करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे कि देखिए हमने क्या किया है, मेटल्स कहाँ से, लो इनएक्टिविटी सीरीज। लो मतलब वही जो लो रिएक्टिव नहीं है, एक ही कंडीशन है। देखिए सल्फाइड है ना, सल्फाइड से आप ऑक्साइड बनाओ, फिर क्या करो, रे। तो एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पार्ट को मैं कंप्लीट करा दूंगी, और आप लोग देखते रहो। हो सकता है थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा इरिटेटिंग, लेकिन आप पढ़ते रहोगे, जैसे आप समझो थोड़ा सा।
हाँ, अगर बहुत बेसिक है तो बेटा एक काम करूँ, मैं एनसीईआरटी बंद करूँ और पीछे चलूँ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ कि क्या कैसे क्या होता है। तो क्योंकि बात ये होती है ना, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा, आप सोचो पढ़ना कितना टफ होता है, वैसे ही एनसीईआरटी को बोलना बताना तो थोड़ा सा घुमा फिरा के इसकी बातें आधी लंदन में होती हैं, आधी अमेरिका में होती है, थोड़ा ऐसे लिखा होता है, ये दिमाग लगाना होता है। तो याद रखिएगा, चीजों को आप करते रहिए। अभी आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कि कैसे निकालते हैं, वो भी कौन से मेटल्स जो आपके लो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं। मैंने आपको कल 3 पार्ट बताया था, शायद याद हो आपको। एक मैंने कहा था हाईली रिएक्टिव, एक आपको बोला था मिडिल मीडियम रिएक्टिव, और एक में बताया था लो। तुमने सबसे पहले बात की है किसकी, जो मेटल्स लो रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम। तो इसका एग्जांपल आपने पढ़ा था सिल्वर, याद हो आपको, गोल्ड, मरकरी, ये सब आपका एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने चले कॉपर, इन सब का एग्जांपल हमने पढ़ा। आज हम लोग लो वाले में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लो की। तो उन्होंने कहा था आपको, मैं बताया था लो वाले के लिए बस एक ही मेथड है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या था, ये मैंने बताया था आपको कि कोई भी सल्फाइड और होगी, क्या थी, सल्फाइड आप बनाओगे, उसको आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो आपका ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए एग्जांपल, ये देखिए मरकरी की सल्फाइड आपको ली है ना, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा। मरकरी का सल्फाइड मतलब HgS, इसका देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट कराया, क्या बन गया, HgO प्लस SO2 गैस हमेशा निकलेगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। क्या करेंगे, रोस्टिंग का सही मतलब होता है भूनना। क्या होना, भूनना। बाद में क्या करना है, ये जो HgO है इसको वापस से आप हीट कर दो। अब तो आप सीधे कैल्सिनेशन, तो आपका मरकरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मरकरी। और हमें मरकरी ही चाहिए था। ये रिएक्शन सीबीएसई ने कई बार पूछी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा ये है देखिए कि जब आप क्यूपरस सल्फाइड को हीट करते हो ऑक्सीजन में, मतलब आप इसकी क्या कराते हो, रोस्टिंग कराते हो। जब आप इसे क्या कराते हो, रोस्टिंग कराते हो, तो आपको दोनों चीज मिलता है। देखिए क्यूपरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगा, क्यूपरस ऑक्साइड और SO2 गैस। ये तो ठीक है, लेकिन जब आप क्यूपरस ऑक्साइड को कभी भी हीट कराना होगा तो उसके लिए आपको क्यूपरस सल्फाइड की भी जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में लेकर के काम होता है, तो आपका सीधे सीधे कॉपर बनता है और SO2 गैस निकलती है। ये कितनी बार हमें लगता है, नहीं कुछ तो 50 टाइम्स तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए कि अभी आपको लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को अलग करना है, तो आपके पास एक फिनोमेना पहले आप रोस्टिंग कराओ, सेकेंड स्टेप में आप हीट कर दो, सिंपल। तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड को हीट करोगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब मिडिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने मिडिल की बात की है। तो मिडिल वाले में मैंने आपको बताया था थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होंगे। मिडिल में कौन कौन सा आता था, जिंक। सेम वही फिनोमेना भैया, देखिए क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अब मैं बोल चुकी हूँ, अगर किसी भी कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदलना है तो आप हीट कर दो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन ना भी चलेगा। दूसरा, अगर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है, तो रोस्टिंग में बता चुकी हूँ, पूरी डिफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर जिंक कार्बोनेट को देखिए हीट किया, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ठीक है, आसानी से मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। अब देखिए जिंक ऑक्साइड बन गया, वापस से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन कराए, मतलब ऑक्सीजन को लेके भाग जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो ही रिड्यूसिंग एजेंट है, एक CO एक कार्बन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपको मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से आपको जिंक बनाना है, तो आप क्या करो, इसका रिएक्शन कार्बन से करा दो। ये कार्बन चुपचाप ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन और CO ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है आपको प्योर करने के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड हटाने के लिए, ठीक। अगला दिया हुआ है कोक वगैरह का। देखिए कोक मतलब वही कार्बन का यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब तीसरा है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, लाइक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देखा, इनके लिए आप कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आपके लिए स्पेशली दिया हुआ है एक प्रोसेस, एल्यूमिनियम। आप याद रखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। किसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये लिखा MnO2, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से करा है, MnL2O3, हीट निकलेगी। अच्छा, एक आप में दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। इस फिनोमेना को जहां पे एल्यूमिनियम आप यूज कर रहे हो, क्या करते हो, जहां पे आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो रिडक्शन कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलेंगे, थर्माइट प्रोसेस। कहाँ है, कहीं है लिखा होगा, हाँ, ये थर्माइट रिएक्शन। तो देखिए आपने इसके साथ भी एल्यूमिनियम यूज किया है, इसके साथ भी एल्यूमिनियम यूज किया। तो जो एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो, तो देखिए आयरन मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अच्छा एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे,
एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो खुद का ये क्या कर लेता है? ऑक्साइड खुद का ऑक्सीडेशन कराता है, दूसरे का रिडक्शन, और आसानी से का काम। ये थर्माइट रिएक्शन आपकी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी मैंने बता दिया। रिएक्शन कैसी है? ये एक्सोथर्मिक है, याद रखिएगा। अब बोला है जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है? हाईली रिएक्टिव। अगर हम बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, जो बहुत ज्यादा क्या है, देखिए टॉप में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके लिए बस एक प्रोसेस आप नोट करिए, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपके पास कंपाउंड होगा उससे आप करंट पास कराइए। जैसे एग्जांपल, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने NaCl लिया, इसमें आप क्या पास कराओ? करंट पास कराओ। तो ये किसमें टूट जाएगा? Na+ में और Cl- में। अब बात ये है, जब आप लगाओगे तो कोई भी बैटरी होगी, इसकी दो टर्मिनल होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं पहले बता चुकी हूँ। पॉजिटिव को आप लोग क्या बोलते हो? एनोड। क्या बोलते हो? एनोड। और नेगेटिव को आप लोग क्या बोलते हो? कैथोड। क्या बोलते हो? कैथोड। तो याद रखिएगा, ध्यान सुनिए फिर से, मैंने क्या बताया? दो टर्मिनल, इरेज करके मैं बता देती हूँ। दो टर्मिनल बैटरी के, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम लोग एनोड बोलेंगे, एक नेगेटिव, इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक, क्लियर? अब आपको पता है, जैसे आपने तोड़ा NaCl ले लिया, Na+ में टूटा, Cl-। अब ये बताइए, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो Cl किसके पास चला जाएगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पे Cl2 गैस मिल जाएगी, और ये कहाँ चला जाएगा? Na, तो यहाँ पे मेटल। मतलब कि कैथोड पे आपका मेटल मिलता है। देखिए क्या मिलेगा? Na, और एनोड पे आपका क्या मिलेगा? नॉन मेटल। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपके लिए। क्लियर ये करना है कि देखिए, जो सोडियम था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो मेटल में, मतलब कि कैथोड पे आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, जबकि एनोड पे क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। थोड़ा ये भी याद रखिएगा, ठीक है? यानी कि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल का क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं। या देखिए लिखा है, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। बस मॉल्टेन होना चाहिए। पानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, एक्वस नहीं यूज करोगे आप। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने, रीजन क्या है एक्वस ना यूज करने का? अगर आपने एक्वस लिया ना, तो कैथोड पे सोडियम की जगह H2 मिल जाएगा। तो आपको तो सोडियम निकालना है ना, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, पानी नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं। कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, मैंने पहले बताया, मेटल आता है, जबकि क्लोरीन गैस है, कहाँ आएगा? पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेम एल्यूमिनियम भी ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से निकाल सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव है। अब बोला है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन एक तरीके से। ये केवल मेटल है आपके पास। क्या है? सिर्फ केवल मेटल है। तो इसका दो तरीका है। वही पहला, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, किसका किसका कराते हैं? कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का। अब इसमें करते क्या है, ध्यान सुनिएगा, जो आपका एनोड होगा, एनोड वो इम्प्योर मेटल का बनाएंगे। जैसे मैंने भी बताया, आप जब बैटरी बनाओगे तो उसका दो पार्ट, ये एनोड और ये कैथोड। ओके, ये जो एनोड है ना, वो उसमें आपने इम्प्योर मेटल मिलाया है। क्या मिलाया? इम्प्योर मेटल। अब आपको पता है, ये धीरे धीरे टूटेगा, डिसॉल्व होगा कि नहीं? ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होकर के कहां पे चिपकेगा? जाके कैथोड पे मेटल आपकी मिलेगी। कैथोड पे आपकी मेटल क्या होगी? डिपॉजिट हो जाएगी। अभी आपको बताया था ना कि मेटल कहाँ मिलती है? कैथोड पे मिलती है। मतलब कि मेटल कहाँ डिपॉजिट हुई? कैथोड पे। तो आपको साफ साफ पता है, ये इम्प्योर वाला डिसॉल्व होता रहेगा और कैथोड पे फॉर्म। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो कैथोड है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कैथोड है आपका, कैथोड आपका थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। और जो एनोड है आपका, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है, थिन हो जाएगा या गायब हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए आपको प्योर मेटल क्या होगी? कैथोड पे जो मिलेगा वो प्योर मेटल मिल जाएगा। ये भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए लिखा हुआ है, सॉल्ट का यूज कर लीजिए। सॉल्ट जो भी है, जो प्योर मेटल होगा, कहाँ? एनोड से कहाँ जाएगी? डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में, और धीरे धीरे देखिए लिखा है, डिसॉल्व होके कहाँ गया? इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर आपका सेम अमाउंट में प्योर मेटल कहाँ मिल जाएगा? डिपॉजिट ऑन द कैथोड। धीरे धीरे देखिए लिखा है क्या, जो सॉल्युबल चीजें हैं वो सॉल्यूशन में चले जाएंगी, जबकि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी और धीरे धीरे एनोड के नीचे, और इसी को बोलते हैं एनोड मड। मतलब इन्होंने एक बात बोला है कि जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज वो तो चली गई सॉल्यूशन में, लेकिन जो गंदगी वो नीचे बैठेगी ना, तो जो ये एनोड है ना, उसी के नीचे तो बैठ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड मड।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नोड मड क्या होता है? जो पीछे एकदम चुपके चुपके लाइंस लिखी होती है ना, उन लाइंस की बहुत वैल्यू होती है। जो टॉपर्स होते हैं वो वहीं से टॉप करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ते रहो और एकदम इजिली, बहुत टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट फिनोमेना आपका क्या दिया हुआ है? कोरोजन। ये आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो, कोरोजन क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। कोरोजन कुछ नहीं है, मेटल्स है, उनके ऊपर क्या लग जाए? ऑक्सीजन की लेयर। क्या लग जाए? ऑक्सीजन की लेयर ना, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। एक्चुअली में ऑक्साइड जो होती है वो खराब कर दे रही है, नेचुरल मेटल नहीं बच रहा है ना, उसकी प्योरिटी में दिक्कत आ रही है ना, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन, इस फिनोमेना को। तो ये सब कुछ दिया हुआ है कि आप सिल्वर आर्टिकल कुछ दिन में ब्लैक हो जाते हैं, आपने देखा होगा। क्यों? सल्फर की भी कोटिंग हो जाती है तो सिल्वर सल्फाइड रहता है, ब्लैक कोटिंग। फिर कॉपर भी रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर सब हो जाता है, ग्रीन कलर में चला जाता है। तो क्योंकि आगे आप बात करोगे ग्रीन सब्सटेंस बेसिक कार्बोनेट होता है, CO2 गैस रिएक्ट कर गई। मतलब कि किसी भी एयर से, एयर मतलब ऑक्सीजन, देखिए CO2 से भी इन्होंने बताया है, सल्फर से भी बताया, किसी से भी रिएक्ट करता है। सेम आपने आयरन को रखा बहुत दिन तक तो वो कैसा? ब्राउन कलर का होता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए, Fe2O3.X वाटर। ये पक्का याद करके रखिए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो ये दिया हुआ है। अब आखिर इन्होंने कहा ये सब है क्या? इसी फिनोमेना को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है, एक इन्होंने फिनोमेना कराया है, देखिए ये रखा हुआ नेल्स, देखिए ड्राइंग एजेंट इसमें डाला गया है ताकि वो सुखा दे। तो आप देखेंगे नीचे नीचे क्या होगा? बैठा हुआ नेल्स आपको मिलेगा, मतलब पाउडर फॉर्म में। तो वही लिखा है, एयर और वाटर में डालेंगे तो क्या चीजें होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कोरोजन, हाँ यहाँ पे आया, ये तो कोरोजन हो गया। ठीक है, अब कोरोजन से बचाना है तो सबसे पहले आप एक काम करो, पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, ये सब काम है। ये एक नया शब्द है गैल्वेनाइजेशन, और यही पूछा जाएगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली में जो देखिए कोई भी मेटल है ना, बस मेटल के ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़ा दो, इसकी जिंक की लेयर चढ़ा दो। अब क्यों ऐसा होता है? ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन या कोई भी चीज इससे रिएक्ट करेगी ना, इस लेयर से रिएक्ट करेगी, मेटल आपका बचा रहेगा। तो देखिए लिखा है, method is of protecting steel and iron from rusting of coating them with a thin layer of zinc। जिंक चढ़ा दो, जिंक धीरे धीरे क्या होगा? जो गैल्वेनाइज आर्टिकल होते हैं वो रस्ट से बचे रहते हैं, जिंक की कोटिंग टूटती रहती है, तो ये आसानी से जिंक रिएक्ट करेगा, इसलिए टूटती रहती है। ठीक, अगला एक टर्म दिया हुआ है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है? 3-4 फिनोमेना आपको पढ़ना है। एलोइंग, आपको कोई मेटल बचाना है तो आप उसमें दूसरा मेटल मिला दो। एलोइंग मतलब एलॉय बनाना। देखिए क्या लिखा, उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए आप दूसरा मेटल बना दो जो आपको चाहिए। ठीक है, बना सकते हो। एग्जांपल, आयरन के साथ मोस्ट मेटल्स मिलाए जाते हैं। कभी भी आप पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ते हो ना, सोना चांदी की ज्वेलरी आती है, उसमें हल्का फुल्का आयरन रहता है, तभी उसकी क्वालिटी डाउन होती है, 18 कैरेट 12 कैरेट, तो आप मिलाते हो। ठीक है, अब आप में कुछ एलॉय का शायद एग्जाम्पल दिया होगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। एक मैं बता दूं आपको, वो क्या कहते हैं, ब्रास और एक ब्रॉन्ज। ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या होता है इसमें। ठीक है, किसका किसका एलॉय है, याद रखिएगा। इसको बचाने के लिए काम क्या आता है, और थोड़ा सा आप रीड करिए, कुछ टफ वफ नहीं है बहुत ज्यादा। आई थिंक ये देखिए दिया हुआ है ना, हमने कहा ना आपको ब्रॉन्ज और ब्रास जरूर देख लीजिएगा। और एक और दिया हुआ है आपका, क्या कहते हैं, सोल्डर। क्या दिया हुआ है? सोल्डर, टीन और लेड और टीन। अब एक चीज और याद रखिए, एक नया शब्द है मरकरी। मरकरी के लिए एक नया शब्द यूज होता है एमेलगम। क्या यूज होता है? एमेलगम। ठीक है, तो ये देखिए कभी भी याद रखिए, अगर एमेलगम वर्ड आ जाए तो मरकरी। मान लीजिए मैंने कहा NaMg, NaHg, तो ये सोडियम एमेलगम हो गया। मैंने कहा कॉपर Hg, तो ये क्या हो गया? कॉपर एमेलगम हो गया। मतलब कि मरकरी के लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज एमेलगम। और इन सब का यूज लिखा है तो वो सब इतना खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सा और, समरी उमरी में आप पढ़ते रहिए क्या है। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। इंपॉर्टेंट था काफी कुछ, इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आपका ये तीसरा चैप्टर 10th क्लास का हो चुका है। तो आप आसानी से पढ़ते रहिए और एकदम चिल मार के एंजॉय करते रहिए। अभी मैं क्या करूंगी, इन सारे चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दूंगी और आप लोग बस पढ़ते रहो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।